सो हियर वी आर बैक विद अनदर टॉपिक और आज हम बात करने वाले हैं अर्लिन हालैंड की सक्सेस स्टोरी के बारे में। अर्लिन हालैंड जिन्होंने फीफा में पूरी तरह से धूम मचाकर रखी हुई थी और इसलिए अब वो शॉर्ट्स और रील्स में बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हुए दिखे होंगे। अर्लिन हालैंड की सक्सेस स्टोरी के पीछे उनकी कंट्री नॉर्वे का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि नॉर्वे बाकी कंट्रीज की तरह फुटबॉल का सबसे बड़ा सुपर पावर नहीं है जैसे कि ब्राजील या फिर फ्रांस है, लेकिन वहाँ का कल्चर और वहाँ का स्पोर्ट्स सिस्टम हालैंड के डेवलप होने के लिए एकदम परफेक्ट था। हालैंड की सक्सेस स्टोरी में उनकी कंट्री नॉर्वे का क्या कंट्रीब्यूशन था, इसे हम कुछ पॉइंट से समझते हैं। नॉर्वे में स्पोर्ट्स को लेकर बचपन से एक अलग फिलोसफी सिखाई जाती है जो है इदरेट्सग्लेड, यानी कि स्पोर्ट्स की खुशी। वहाँ 13 साल की उम्र से ही बच्चों में कंपटीशन से ज्यादा फन, टीम वर्क और पार्टिसिपेशन पर फोकस किया जाता है। बच्चे बिना किसी प्रेशर के खेलते हैं जिससे कि उनका गेम के लिए लव बना रहता है। हालैंड ने भी इसी चिल फ्री और प्रेशर फ्री इन्वायरमेंट में अपने चाइल्डहुड की फुटबॉल स्पिरिट को एंजॉय किया। सेकंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। हालैंड नॉर्वे के एक छोटे से शहर ब्रायन में बड़े हुए। वहाँ की लोकल क्लब ब्रायन एफके ने हालैंड को आगे ग्रो करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो नॉर्वे इस मामले में अपने खिलाड़ियों को किसी भी हालत में पीछे नहीं रहने देता। नॉर्वे ने अपने खिलाड़ियों के लिए इंडोर हीटेड हॉल्स बनाए हैं क्योंकि नॉर्वे में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इसी वजह से हालैंड पूरे 365 दिन प्रैक्टिस कर पाए क्योंकि वहाँ पे इंडोर हीटेड हॉल्स बने हुए थे, तो उनको खराब मौसम की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ब्रायन एफके में हालैंड के ग्रुप में 40 से ज्यादा बच्चे थे, लेकिन उन सभी को एक साथ बराबर ट्रेनिंग मिली। चाहे कोई एवरेज था, चाहे कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, सबको बराबर ट्रेनिंग मिलती रहती थी। इससे हालैंड जमीन से जुड़े रहे और उन्हें कॉन्टिन्यूस गेम टाइम मिलता रहा। नॉर्वे की लीग यंग प्लेयर्स को बहुत जल्दी सीनियर फुटबॉल में चांस देती है। हालैंड सिर्फ 16-17 साल के थे जब वो प्रोफेशनल डिफेंडर के खिलाफ खेल रहे थे, जिससे उनका फिजिकल और मेंटल गेम बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया। थर्ड पॉइंट है नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। नॉर्वे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। वहाँ का क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर और फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज पर फोकस किसी भी एथलीट के फिजिकल बेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हालैंड की जो टॉप टायर एथलेटिसिज्म, स्पीड और स्टेमिना है, उसमें नॉर्वे के इस हेल्दी लाइफस्टाइल का भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन है। नॉर्वे के लिए खेलना हालैंड के लिए बहुत ज्यादा प्राइड की बात थी क्योंकि नॉर्वे एक छोटी फुटबॉलिंग नेशन रही है, इसलिए वहाँ हालैंड को हमेशा एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसने उनके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट किया और आज वो मार्टिन ओडगार्ड के साथ मिलकर नॉर्वे को इंटरनेशनल लेवल पर एक नई पहचान दे रहे हैं। जब एक तरफ हम अर्लिन हालैंड जैसे प्लेयर्स को प्रेशर फ्री और फुल्ली फंडेड सिस्टम्स से निकलते देखते हैं और दूसरी तरफ इंडियन फुटबॉल टीम को बेसिक टूर्नामेंट्स और कैंप्स के लिए, फंड्स के लिए, सपोर्ट के लिए भीख मांगते देखते हैं, तो रियलाइज होता है कि गलती कहाँ पे है। इंडियन फुटबॉल टीम के लिए सिस्टम इतना ज्यादा खराब है जिसे हम कंपैरिजन करके समझेंगे, इंडिया को बाकी कंट्रीज से कंपेयर करके समझेंगे। जब हम बात करते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और क्लब्स की हालत की, तो नॉर्वे की जब हम बात करते हैं तो एक छोटे से शहर में भी बच्चों के लिए हीटेड इंडोर क्लब्स होते हैं, स्टेडियम्स होते हैं, ताकि खराब मौसम में भी वहाँ प्रैक्टिस ना रुके। क्लब्स ग्रास रूट्स बचपन से ही प्लेयर्स को संभालती है। वहीं जब हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में कमर्शियल पार्टनर्स के जाने के बाद हालत ऐसी हो चुकी है कि ISL इंडियन सुपर लीग को चलाए रखने के लिए क्लब्स को 25% तक सैलरी कट्स करने को कहा गया है। AIFF को अचानक इमरजेंसी फंड्स लगाने पड़े ताकि लीग रद्द ना हो। जब टॉप प्रोफेशनल लीग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हो तो ग्राउंड लेवल फैसिलिटीज की तो क्या ही बात करें। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट प्रायोरिटीज को। नॉर्वे का जो सिस्टम है ना, वो इस तरह से डिजाइन है कि वहाँ हर एक गेम को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि वहाँ का जो प्लेयर है, वहाँ का हर एक बच्चा फिजिकली एक्टिव रहे। वहाँ की गवर्नमेंट का फोकस पार्टिसिपेशन पर होता है, ना कि किसी एक स्पोर्ट की ग्लैमर पर। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो सारा कॉर्पोरेट पैसा और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो एक ही तरफ झुके हुए हैं और वो है क्रिकेट। हालांकि गवर्नमेंट का जो ओवरऑल स्पोर्ट्स बजट था वो बड़ा है, पर फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरनल पॉलिटिक्स और मिसमैनेजमेंट की वजह से सही फंड से सही जगह नहीं पहुंचते। AIFF का बजट ऑन पेपर होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यूजेबल कैश की बहुत ज्यादा कमी होती है। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, वो है लॉन्ग टर्म विजन वर्सेस शॉर्ट टर्म जुगाड़। जब हम नॉर्वे की बात करें तो उनका 10-15 साल का क्लियर विजन था। उन्होंने प्लेयर्स को बेहतर इन्वॉल्वमेंट दिया, उन्हें छोटी उम्र से ही प्रोफेशनल लीग्स में खिलाया और जब तक वो स्टार बने उनके पीछे पूरी कंट्री का सिस्टम खड़ा था। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में हमेशा लास्ट मिनट जुगाड़ चलता है। जब टूर्नामेंट आने वाला होता है तब नेशनल टीम के लिए नेशनल कैंप लगाने के पैसे की परमिशन मिलती है। AIFF और कमर्शियल पार्टनर्स के बीच और पिछले कुछ सालों में कॉन्फ्लिक्ट से स्पॉन्सर्स का ट्रस्ट पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके चलते नेशनल टीम के एक्सपोजर और फ्रेंडलीनेस पर असर पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की कमी। जब हम नॉर्वे के सिस्टम की बात करते हैं तो नॉर्वे के सिस्टम में वही लोग हैं जो स्पोर्ट्स, साइंस, कोचिंग और मैनेजमेंट को समझते हैं। उनके सिस्टम में पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है जब हम बात स्पोर्ट्स की कर रहे हो। लेकिन वहीं जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन लंबे समय से इंटरनल पॉलिटिक्स, कोर्ट केसेस और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी से जुलस रहा है। जब तक फेडरेशन के पास एक सॉलिड और स्टेबल रिवेन्यू मॉडल नहीं होगा, तब तक हमारे देश के टैलेंटेड प्लेयर्स सिर्फ सही न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज
के लिए तरसते रह जाएंगे। जब हम बात इंडियन फुटबॉल टीम की करते हैं तो सुनील छेत्री जी की जो स्टोरी है वो एक तरह से देश की सबसे बड़ी और सबसे इमोशनल स्टोरी है। उन्होंने अपने करियर के 20+ ईयर्स इंडियन फुटबॉल टीम को दे दिए। एक ऐसा दौर जब इंडिया में लोग फुटबॉल को देखते तक नहीं थे, वहां से स्टेडियम भरने तक का सफर उन्होंने अकेले अपने कंधों पर तय किया। लेकिन जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो हालांकि उनको फैन से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, उनसे बहुत ज्यादा प्यार मिला, लेकिन सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी जनरेशन को हमेशा पूरी तरह से निराश ही किया है। उनकी पूरी लाइफ के स्ट्रगल को हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल गोल स्कोरर। सुनील छेत्री जी ने इंटरनेशनल लेवल पर 94 गोल स्कोर किए हैं। वो दुनिया के टॉप गोल स्कोरर्स रोनाल्डो और मेसी के साथ उस लिस्ट में खड़े रहे। लेकिन आयरनी देखिए, जब रोनाल्डो के लिए उनकी कंट्री वर्ल्ड क्लास मेडिकल लैब्स और स्पेशलाइज्ड रिकवरी कोचेस रेडी रखती है, तब सुनील छेत्री जी को मैच से ठीक पहले इकोनॉमी क्लास टिकट और बेसिक ट्रेनिंग ग्राउंड्स के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन से आर्ग्यू करना पड़ता है। देश का सबसे बड़ा प्लेयर भी बेसिक ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए तरसता है। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं उस टाइम की जब सुनील छेत्री सर को सामने से आके कहना पड़ा था, प्लीज कम टू द स्टेडियम्स। जून 2018 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब सुनील छेत्री सर को सामने से सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर ये कहना पड़ा था कि आप हमें गाली दो, हमारी आलोचना करो, लेकिन प्लीज स्टेडियम में आकर हमारा मैच देखो। ये किसी भी देश के सबसे बड़े कैप्टन या लेजेंड के लिए सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट था। जो काम फेडरेशन की मार्केटिंग टीम को करना चाहिए था, जो प्रमोशन उन्हें मिलना चाहिए था, वो काम देश के कप्तान को खुद वीडियो बनाकर करना पड़ा ताकि स्टेडियम में थोड़ी भीड़ आ सके। थर्ड पॉइंट है गोल्डन जनरेशन का वेस्ट होना। सुनील छेत्री जी के करियर का जो पीक टाइम था 2010 से 2020 के बीच, उस टाइम AIFF के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन या लॉन्ग टर्म गोल था ही नहीं। नेशनल टीम को अच्छे इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस नहीं मिलते थे क्योंकि फेडरेशन के पास इतने फंड्स ही नहीं थे कि वो अच्छी टीम्स को इनवाइट कर सकें। जब तक इंडियन सुपर लीग आई तब तक सुनील छेत्री जी अपने करियर के लेट 20s में पहुंच चुके थे। अगर उन्हें वही प्रोफेशनल इकोसिस्टम 18 से 20 साल की एज में मिला होता तो वो यूरोपियन लीग में और भी बड़ा नाम बनाते। हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन अभी भी इंडियन फुटबॉल टीम में कुछ कम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उनको वैसा इन्वॉल्वमेंट, वैसा इकोसिस्टम पहले मिला होता, वो इंडियन फुटबॉल टीम को और भी आगे लेकर जा सकते थे। जून 2024 में जब उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, उस टाइम पे देश ने उनको रिकॉग्निशन दिया, उनको सलाम किया। लेकिन उनके जाने के बाद भी, उनके रिटायरमेंट के बाद आखिर क्या बदला है? इंडियन फुटबॉल टीम आज भी वहीं पे खड़ी है जहां सुनील छेत्री सर ने उससे छोड़ा था। वही इंटरनल पॉलिटिक्स, वही फंड्स की कमी और वही बेसिक नेसेसिटीज के लिए तरसना। सुनील सर ने अपना खून पसीना इस उम्मीद में दिया था कि उनके जाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको वो तकलीफ ना झेलनी पड़े जो उनको झेलनी पड़ी थी। उन्होंने देश को अपना सब कुछ दिया, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम ने उनको वो चीज नहीं दी जिसके वो हकदार थे। सुनील छेत्री जी का एक फेमस कोट था, उन्होंने कहा था कि हमें हर दफा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है और ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। जब हम अर्लिन हालैंड की बात करते हैं ना, तो हालैंड जो है वो जीते नहीं है, वो फाइनल में हार गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो वापिस आए ना नॉर्वे में, तो उनकी कंट्री ने उनके लिए ऐसा सेलिब्रेशन किया, ऐसा वार्म वेलकम किया कि तुम्हें देखना चाहिए और वहाँ पे किस तरह से अपने प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है। अभी हाल ही में जुलाई 2026 में हालैंड और उनकी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हारकर बाहर हो गई। वो कप नहीं जीते, लेकिन जब वो वापस अपनी कंट्री लौटे ना, तो 1 लाख से भी ज्यादा फैंस ने सड़कों पर उतर कर उनका वार्म वेलकम किया, उनको हीरो की तरह ट्रीट किया। वहाँ के क्राउन प्रिंस ने खुद डोल बजाकर उनको अप्रिशिएट किया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का सपोर्ट सिस्टम और जो फैन कल्चर है इतना ज्यादा एक्सट्रीम है कि किसी एक मैच में अगर कोई प्लेयर बुरा परफॉर्म कर दे तो उसके साथ जो सलूक होता है वो बेहद दर्दनाक है। दोनों देशों के माइंडसेट और सपोर्ट सिस्टम को हम कुछ मेन पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट। जब हम नॉर्वे की बात करते हैं तो वहाँ के लोग समझते हैं कि उनके देश का जो प्लेयर है हालैंड, उन्होंने फीफा में 7 गोल्स किए हैं, लेकिन उनकी जो टीम है फुटबॉल टीम, वो पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है और वो उनके देश के लिए सबसे बड़ी बात थी। वहाँ हार को गेम का ही हिस्सा माना जाता है और प्लेयर की प्रोग्रेस और एफर्ट्स को सपोर्ट किया जाता है। जब हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर हीरो वर्शिप है या फिर एक्सट्रीम टॉक्सिक बिहेवियर है। हम यहाँ तो किसी प्लेयर को सीधा भगवान बना लेते हैं, या अगर वो बुरा परफॉर्म कर दे तो सीधा उसको कीचड़ में ही गिरा देते हैं। इंडिया में फैंस एफर्ट्स को नहीं बल्कि ट्रॉफी को जीत समझते हैं। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं सोशल मीडिया हेट के बारे में। इंडिया में जब कोई क्रिटिकल मैच में कोई प्लेयर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता तो प्लेयर के सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाखों में गालियां आने लगती हैं और कमेंट्स भरने लग जाते हैं। यहाँ तक कि लोग उनके फैमिली मेंबर्स को भी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि उनके एफर्ट्स और डेडिकेशन पर सवाल उठाए जाते हैं कि ये लोग तो सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे हैं, ये देश के लिए नहीं खेलते। जब हम बात करते हैं नॉर्वे की, तो उनको पता है कि उनके जो प्लेयर्स उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, इसलिए हारने के बाद भी वो अपने देश के प्लेयर के साथ खड़े रहते हैं।
हैं ताकि अगली बार वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए सुनील छेत्री जैसे प्लेयर्स ने खेला, उन्होंने टीम को, उन्होंने इस स्पोर्ट को अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन उनके दौर में भी भीड़ तभी आती थी जब टीम जीत रही होती थी। अगर टीम थोड़ा भी डिप करे तो स्टेडियम खाली होना शुरू हो जाता था, लोग प्लेयर्स को उनके हाल पे छोड़ देते थे और प्लेयर्स को लगता था कि वो इस जंग में अकेले ही हैं। नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की। सुनील छेत्री जी ने अपने इंटरव्यूज में कहा था कि इंडिया में असली दिक्कत प्लेयर्स के टैलेंट में नहीं है, बल्कि असली दिक्कत है उनकी ग्रास रूट डेवलपमेंट में और सपोर्ट सिस्टम में। जब हम हर एक प्लेयर को जीरो से स्टार्ट करने पे मजबूर करेंगे, उनकी एक गलती के लिए उनको विलेन बना देंगे, तब तक हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर ग्रो नहीं हो पाएगा। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इंडिया के लोगों को तो क्रिकेट पसंद है, उनको फुटबॉल पसंद ही नहीं है। फुटबॉल अगर पसंद ही नहीं है तो उनको क्यों दिखाएं, वो क्यों सपोर्ट करने आएंगे। देखो, इस टाइम पे इंडिया एक क्रिकेट ऑब्सेस्ड कंट्री बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ क्रिकेट ही पसंद है और वो फुटबॉल को हेट करते हैं। इंडिया में भी लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो ऑडियंस है कहाँ, उसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया में फुटबॉल का एक बहुत बड़ा फैन बेस है और वो बहुत ज्यादा लॉयल है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बहुत ज्यादा रीजन स्पेसिफिक है। वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फुटबॉल के लिए पागल है। वहाँ लोकल लीग्स के लिए भी स्टेडियम भर जाते हैं। वहीं इंडिया की मेट्रो सिटीज जैसे कि मुंबई, बैंगलोर या दिल्ली, वहाँ का यूथ रात को 1-2 बजे तक यूरोपियन फुटबॉल प्रीमियर लीग देखते हैं। लेकिन वही ऑडियंस इंडियन फुटबॉल टीम को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे गेम की क्वालिटी और मार्केटिंग उन्हें अपील नहीं कर पाती। इंडिया एक क्रिकेट ऑब्सेस्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ पर बाकी स्पोर्ट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी की क्रिकेट को दी जाती है। जब हम बाकी कंट्रीज को एग्जाम्पल्स में देखें तो उनके भी देश में कोई एक स्पोर्ट ऐसी होती है जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उस एक खेल के पीछे वो बाकियों को नहीं पीछे करते, वो सभी स्पोर्ट्स को इक्वली लेकर चलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यूके का, तो यूके में फुटबॉल प्रीमियर लीग सबसे बड़ी है, लेकिन वहाँ पर बाकी स्पोर्ट्स की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, या फिर रग्बी, या फिर बाकी एथलेटिक्स। यूके में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है तब भी स्टेडियम फुल हो जाते हैं। टेनिस के लिए भी पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। ओलंपिक्स में भी वो टॉप 5 में आते हैं, क्योंकि वहाँ हर एक गेम को इक्वल फंडिंग मिलती है। इंडिया की तरह नहीं कि सारा जो फंड्स है वो एक ही गेम के पीछे लगा दिया। दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट और फुटबॉल के लिए फेमस है, लेकिन इन दो स्पोर्ट्स के पीछे वो बाकी चीजों को पीछे नहीं करते। वहाँ स्विमिंग, रग्बी, हॉकी और टेनिस को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी कि क्रिकेट और फुटबॉल को। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है, लेकिन वो ओलंपिक्स में 40-50 मेडल ले आते हैं। हर एक स्पोर्ट को उतना ही फंड्स और उतना ही पैसा देता है जितना कि क्रिकेट और फुटबॉल के लिए। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वहाँ भी फुटबॉल काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन उस फुटबॉल के पीछे वो बेसबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर या फिर ओलंपिक्स को साइड लाइन नहीं करते, वो उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका यूनिवर्सिटी सिस्टम हर एक एथलीट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देता है, चाहे वो रनिंग करता हो, स्विमिंग करता हो या फिर किसी और एथलेटिक्स में हो। अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडिया बाकी देशों से पीछे क्यों है इस मामले में। सबसे बड़ी दिक्कत है स्पॉन्सर्स और ग्लैमर की मोनोपोली। बाकी देशों में कॉर्पोरेट्स अपना पैसा हर एक गेम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इंडिया में 90% ये जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप फंड्स होते हैं वो अकेले क्रिकेट में ही लगा दिए जाते हैं। फुटबॉल, हॉकी या फिर एथलेटिक्स के लिए वही बचे खुचे फंड्स का इस्तेमाल होता है। सेकंड पॉइंट है मीडिया और ब्रॉडकास्टर का रोल। हमारे यहाँ मीडिया वही दिखाता है जो बिकता है, और बेचने के लिए उन्होंने क्रिकेट को एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना लिया है। जब तक नेशनल मीडिया इंडियन फुटबॉल मैचेस को प्राइम टाइम पर हाइप नहीं करेगा, तब तक मास ऑडियंस तक गेम नहीं पहुंचेगा। थर्ड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंगल यूज होना। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में एक ही स्टेडियम को मल्टीपर्पज बनाया जाता है, जहां एथलेटिक्स भी हो सके, फुटबॉल भी हो सके और बाकी स्पोर्ट्स भी हो सके। लेकिन इंडिया में करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ एक क्रिकेट स्पेसिफिक स्टेडियम बना दिया जाता है, जहां दूसरे स्पोर्ट्स की एंट्री पर भी बैन होता है। इंडिया में फुटबॉल के लिए प्यार तो है, लेकिन उस प्यार को एक सिस्टमैटिक सपोर्ट नहीं मिलता। बाकी देश समझते हैं कि एक स्पोर्ट देश का एंटरटेनमेंट हो सकता है, पर देश की फिजिकल हेल्थ और इंटरनेशनल इमेज के लिए हर स्पोर्ट का जिंदा रहना जरूरी है। हमारे देश में जब तक मल्टी स्पोर्ट कल्चर नहीं बनेगा, जहां सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं बल्कि बाकी स्पोर्ट्स को भी यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल से ही फंड्स मिलना शुरू हो या सपोर्ट मिलना शुरू हो, तो शायद हालत थोड़ी चेंज हो सकती है। और बात सिर्फ फुटबॉल की नहीं है, हमारे देश में एथलीट्स की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जो हर बार ओलंपिक्स में देश का झंडा फहराने चले जाते हैं। अगले ही महीने अगस्त 2026 में यूथ ओलंपिक्स गेम्स होने वाले हैं और कुछ ही सालों में अगला समर ओलंपिक्स आने वाला है। लेकिन हमारे देश में ओलंपिक एथलीट्स के साथ जो सलूक होता है और बाकी देशों में जो ओलंपिक एथलीट्स के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब हम बात करते हैं फंडिंग और फैसिलिटीज की, तो इंडिया चलता है उधार और जुगाड़ पर। इंडिया में जब तक कोई एथलीट ओलंपिक मेडल नहीं जीत जाता, तब तक उसको कोई नहीं पूछता। हमारे यहाँ एथलीट्स को पुराने टूटी हुई मैट्स पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डाइट के नाम पर ढाबों का खाना खाना पड़ता है और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए अपनी जमीन तक बेचनी पड़ती है, या फिर उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता
जाता है। तो मेडल जीतने के बाद जब उन्हें सरकारी नौकरी और करोड़ों रुपए ऑफर किए जाते हैं ना, वो एक्चुअली में एक मजाक है, क्योंकि जब उनको जरूरत होती है, जो अपने स्ट्रगल फेस में होते हैं, तब उनको कोई नहीं पूछता। जब वो खुद के दम पे मेडल लेकर आ जाते हैं तब उनको सारे ऑफर मिल जाते हैं, जबकि उन्हें उन चीजों की जरूरत तब थी जब वो अपने स्ट्रगल फेज में थे। इंडिया का जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो किस्मत पे चलता है। ज्यादातर एथलीट इंडिया में तब सामने आते हैं जब वो खुद के दम पे खुद के स्ट्रगल को पार करके स्टेट लेवल पर पहुंच जाते हैं। कोई सिस्टमैटिक टैलेंट हंटिंग नहीं होती। जब हम बात करते हैं यूएसए, चाइना और यूके जैसी कंट्रीज की, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल पर ही सिस्टम को इस तरह से बेहतर बना दिया गया है कि वहाँ पर बचपन से टैलेंटेड बच्चों की तैयारी शुरू हो जाती है। यूएसए का यूनिवर्सिटी लेवल सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वहीं से मैक्सिमम वर्ल्ड चैंपियंस निकलते हैं। और जब हम बात करते हैं चाइना की, चाइना में स्पेशल स्पोर्ट्स स्कूल में बच्चों की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिनके अंदर उन्हें पोटेंशियल दिखता है। जब हम ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की बात करें तो इंडियन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर कंट्रोल पता किसका है? जिन्हें स्पोर्ट्स का एस भी नहीं पता, यानी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्राट्स। इंडियन एथलीट्स को किट्स के लिए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए और बेसिक परमिशंस के लिए भी बाबुओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी कंट्रीज की बात करें ना, यूएसए, यूके और चाइना की, तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम है। वहाँ की फेडरेशंस को एक्स ओलंपियंस और सपोर्ट साइंटिस्ट चलाते हैं। उनका काम एथलीट्स की लाइफ को आसान बनाना होता है, ना कि उनके ऊपर रोब झाड़ना। इंडिया में एथलीट को मेडल जीतने के बाद रिवार्ड मिलता है, लेकिन बाकी कंट्रीज में एथलीट्स को रेगुलर सैलरी, हाई एंड इंश्योरेंस और सेंट्रल फंडिंग मिलती है, जिससे कि उनके दिमाग से फाइनेंशियल स्ट्रेस निकल जाए और वो पूरी तरह से अपनी गेम में फोकस कर पाएं। इंडिया में जब तक कोई बंदा मेडल लेकर नहीं आ जाता, तब तक वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में ही जीता है। इंडिया में ओलंपिक एथलीट के साथ सबसे ज्यादा बुरा सलूक हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन करती हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि देश के टॉप लेवल के रेसलर्स, बॉक्सर्स और ट्रैक एथलीट्स को भी दिल्ली की सड़कों पर बैठकर धरने देने पड़े हैं अपने बेसिक राइट्स और सेफ्टी के लिए। जब देश के टॉप लेवल के एथलीट्स जो कि मेडल जीत कर आए हैं, उन्हें अपनी बात रखने के लिए धरने देने पड़ते हैं, रोना पड़ता है अपने राइट्स के लिए, तो सोचो जो नए एथलीट्स हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं या फिर जो छोटे लेवल पर हैं भी, उनकी क्या हालत होती होगी। बिकॉज देयर इज नॉट अ प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम। फेडरेशन में हरासमेंट और करप्शन के जो केसेस हैं वो आम हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट्स बीच में स्पोर्ट्स को छोड़कर चले जाते हैं। पब्लिक और मीडिया का जो एक्सट्रीम बिहेवियर है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ का पब्लिक बिहेवियर भी एथलीट्स के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ओलंपिक्स के 15 दिन तो देश पूरी तरह से ओलंपिक फैन बन जाता है, लेकिन कोई प्लेयर फोर्थ आ जाए या बहुत क्लोज आकर हार जाए तो सोशल मीडिया पर उनकी रेल बना दी जाती है। ओलंपिक खत्म होते ही लोग उन एथलीट्स को भूल जाते हैं जो मेडल लेकर आए हैं। अगले 4 साल वो किस टूटी फूटी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी रिकवरी अच्छे से हो रही है कि नहीं, इसकी खबर ना मीडिया रखता है ना जनता। इसलिए तो चाइना और यूएसए दुनिया के सबसे बड़े ओलंपिक पावर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना और यूएसए दोनों के ग्रास रूट्स ट्रेनिंग जो लेवल है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ चाइना का फुली गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम है, तो दूसरी तरफ यूएसए का फुली प्राइवेट और स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल ड्रिवन सिस्टम है। जब हम बात करते हैं चाइना की, तो वहाँ पर एथलीट्स का जो सिलेक्शन है वो 4 से 7 साल की एज से ही शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट स्काउट्स पूरे देश के प्री स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं। वो बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी, बोन डेंसिटी और जेनेटिक्स चेक करते हैं। अगर किसी बच्चे के बॉडी फीचर्स जिम्नास्टिक, डाइविंग या वेट लिफ्टिंग के लिए परफेक्ट है तो उसे चुन लिया जाता है। चाइना में स्पेशल स्पोर्ट्स स्कूल बनाए गए हैं। इन बच्चों को उनके परिवार से अलग करके स्टेट रन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है और वहाँ उनका पूरा खर्चा, एजुकेशन, डाइट, इलीट कोचिंग सरकार उठाती है। वहाँ सुबह से शाम सिर्फ एक ही गेम की रिपीटेटिव ट्रेनिंग होती है और चाइना इस मामले में थोड़ा ब्रूटल भी है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई प्लेयर टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाता तो सरकार उसे कोचिंग या फिर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में किसी न किसी तरीके से लगा देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि उनका करियर खराब ना हो। यूएसए के ग्रास रूट्स मॉडल को समझते हैं। अमेरिका में भी कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के लिए डायरेक्ट पैसा नहीं देती, फिर भी वो हर बार सबसे ज्यादा मेडल्स लाते हैं उनके इस यूनिक सिस्टम की वजह से। सबसे पहला उनका सिस्टम स्कूल से ही शुरू हो जाता है। उनका स्कूल का कल्चर ही इस तरह का होता है। बचपन में बच्चे प्राइवेट क्लब्स और प्राइवेट टीम्स में खेलते हैं। जब उनको उस चीज में मजा आने लगता है तो उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को चुनते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज जैसे कि स्टैनफोर्ड, UCLA, उनके पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट फंड्स होते हैं। इनके पास ऐसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और स्टेडियम्स होते हैं जो कई देशों के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बेहतर हैं। और यूएसए में बच्चों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी दी जाती है। जो बच्चों का स्पोर्ट्स रिकॉर्ड अच्छा होता है उन्हें ही टॉप यूनिवर्सिटीज में फ्री वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाती है। इस वजह से वहाँ के एथलीट्स को करियर की चिंता नहीं होती, क्योंकि इनको पता है कि स्पोर्ट्स के बेसिस पर ही उन्हें वर्ल्ड की टॉप डिग्रीज मिल रही हैं। यूएसए के 75 to 80% जो ओलंपियंस हैं वो इसी यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकलते हैं। इंडिया इन दो देशों से क्या सीख सकता है? देखो, इंडिया
चाइना की तरह बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करके ब्रूटल ट्रेनिंग तो नहीं करवा सकता, और ना ही हमारे पास यूएसए की तरह इतना अमीर यूनिवर्सिटी सिस्टम है। इसलिए इंडिया को एक हाइब्रिड मॉडल अपनाना होगा। इंडिया में कंपनीज अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में देती है। सरकार को रूल बनाना चाहिए कि इस CSR का एक फिक्स्ड परसेंटेज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एथलीट्स के डाइट के लिए यूज हो। इंडिया में फोकस हमेशा उन एथलीट पे किया जाता है जो कि ऑलरेडी मेडल ला चुके हैं, जबकि उनको फंड्स की जरूरत तब होती है जब वो 14 से 15 साल की एज में होते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा डर ये है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जब तक स्पोर्ट्स के बेसिस पर देश के टॉप कॉलेजेस जैसे कि IIM, IIT और DU में कंफर्म स्कॉलरशिप या फिर करियर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की लाइन में नहीं डालना चाहेगा। इसलिए स्पोर्ट्स कोटा को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। सरकार को हर स्टेट और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम ऐसी गवर्नमेंट एकेडमी बनानी चाहिए जहां सिलेक्ट किए गए बच्चों को फ्री प्रोफेशनल कोचिंग, इंजरी रिहेबिलिटेशन और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फ्री में मिल सके। ब्यूरोक्रेट्स की जगह इन एकेडमिक्स का मैनेजमेंट एक्स ओलंपियंस और स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स के हाथ में होना चाहिए। चाइना और यूएसए का स्पोर्ट्स सिस्टम एक ही चीज पे टिका है और वो है करियर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब तक इंडिया के एथलीट को ये भरोसा नहीं होगा कि अगर वो मेडल नहीं भी ला पाया तो उसका करियर खराब नहीं होगा, जब उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, तब तक इंडिया में टॉप लेवल के चैंपियंस नहीं निकल सकते। इंडिया को जुगाड़ का सिस्टम छोड़कर एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम लाना होगा। जब हम इंडिया के स्पोर्ट्स सिस्टम की बात करते हैं ना, तो टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम सिस्टम, इसका नाम सबसे पहले आता है। ये स्कीम 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने शुरू की थी ताकि इंडिया के एलीट एथलीट्स को डायरेक्ट सपोर्ट मिल सके और वो ओलंपिक्स में मेडल ला सके। पर एक्चुअली में टॉप्स की रियलिटी क्या है? देखो, टॉप्स का जो बेसिक आइडिया है ना, वो है तो अच्छा, लेकिन ये उन एथलीट्स को टारगेट करता है जो ऑलरेडी मेडल के बहुत पास हैं या मेडल ला चुके हैं ऑलरेडी। जो एथलीट ग्रुप मेडल लाने के सबसे करीब है, पास आ चुका है, उसे कोर ग्रुप में रखा जाता है, और जो आने वाले सालों में प्रोस्पेक्ट है उसे डेवलपमेंट ग्रुप में रखा जाता है। जब हम फाइनेंशियल एड की बात करें तो कोर ग्रुप के एथलीट्स को 50,000 और डेवलपमेंट ग्रुप के एथलीट्स को 25,000 पर मंथ का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया जाता है उनके डेली खर्चे और न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन ऑन पेपर इतना सब होने के बाद भी ग्राउंड रियलिटी पर बहुत बड़े लूप होल्स होते हैं जो हमारे देश के टॉप एथलीट्स को पीछे कर देते हैं। सबसे पहला फ्लॉ है मेडल लाओ और पैसा पाओ। टॉप्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन है पोस्ट सक्सेस स्कीम, मतलब कि जब तक आप अपनी जमीन बेचकर उधार लेकर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आप टॉप्स की ब्रैकेट में नहीं आ सकते। ये स्कीम उन एथलीट्स को मिलती है जो ऑलरेडी एथलीट बन चुके हैं, ऑलरेडी हाई लेवल पर जा चुके हैं। लेकिन असल जरूरत इस स्कीम की तब होती है जब एक 13-14 साल का बच्चा ढंग के जूतों के बिना स्ट्रगल कर रहा होता है, ढंग की डाइट के बिना स्ट्रगल कर रहा होता है। ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट सिस्टम और टैलेंट हंट अब भी बहुत पीछे है। ब्यूरोक्रेट्स भी इंडियन एथलीट्स को नीचे लाने में कोई पीछे नहीं है। हालांकि MOC मिशन ओलंपिक सेल बनाया गया है, लेकिन जो सरकारी बाबू है ना, इनका इंटरफेयर अभी भी चालू है। अगर किसी एथलीट को कस्टम इक्विपमेंट जैसे कि स्पेशलाइज्ड शूटिंग राइफल या आर्चरी बो चाहिए होता है, या फिर फॉरेन टूर्नामेंट में इंजरी के बाद इमीडिएट रिकवरी ट्रैवल चाहिए, तो उन्हें अप्रूवल्स के लिए लंबे पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि MOC ने टॉप लेवल के जो एथलीट्स थे उनको लिस्ट में शामिल करने में इतनी देर कर दी कि उनकी पीक ट्रेनिंग फेज पर असर पड़ा। इंडिया में ये जो कोर ग्रुप है और डेवलपमेंट ग्रुप है, इसके बीच का जो गैप है उसको कम करना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट ग्रुप के यंग प्रोस्पेक्ट हैं उन्हें काफी समय तक वेट करना पड़ता है, तो बैकअप प्लेयर्स ना होने की वजह से अगर हमारा मेन प्लेयर किसी वजह से इंजर हो जाता है तो हमारे पास उसकी बराबरी करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अब ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होती हैं, इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी हाई लेवल पर होती है। इंडियन एथलीट्स को नेशनल कैंप्स और टीम सिलेक्शन के लिए अभी भी रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स फेडरेशन जैसे कि WFI या फिर AFI एक्स्ट्रा, इन सब पर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर फेडरेशन के साथ किसी एथलीट की, किसी प्लेयर की अनबन हो जाती है तो टॉप्स के सपोर्ट के बाद भी उन्हें टीम में शामिल होने में दिक्कत आती है। जो टॉप्स है ना, वो इंडिया के टॉप 5% एथलीट्स के लिए तो वरदान की तरह है, लेकिन ये पूरे देश का सपोर्ट सिस्टम नहीं बदल सकता। उन टॉप 5% को छोड़कर जो बाकी हैं उनका क्या? जब तक स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पोर्ट्स की हालत नहीं सुधरेगी, तब तक टॉप्स सिर्फ उन्हीं 10-20 लोगों को ही चमकाता रहेगा जो अपनी मेहनत से ऑलरेडी किसी हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं।